Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of class 10 geography chapter number 3, and the topic is water scarcity and the need for water conservation and management. So इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, कब हम कहते हैं कि भाई पानी की कमी आ गई है, पानी की स्कैरसिटी हो गई है, और किस तरीके से बहुत ज्यादा अभी हमारे लिए जरूरी है कि हम पानी को कंजर्व करें और उसका सही से मैनेजमेंट करें, मतलब कि पानी को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और पानी बर्बाद भी ना हो। तो इस चीज के बारे में ये पूरे सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. अब जितनी ज्यादा मात्रा में पानी अवेलेबल है और इसके साथ साथ क्योंकि पानी जो है वो अपने आप को रिन्यू भी कर सकता है, तो इन दोनों ही चीजों के चलते हमारे लिए ये सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि भाई पानी की कमी भी हो सकती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई इतना ज्यादा पानी अवेलेबल है तो हम कितना यूज कर सकते हैं वो खत्म ही नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर पानी गंदा भी हो गया, अगर हमने एक बार यूज भी कर लिया, तो वापस से अपने आप को रिन्यू कर सकता है। तो ऐसा होने से इन दो चीजों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि भाई पानी की कमी तो कभी होगी ही नहीं, या ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्कैरसिटी जैसा भी कुछ हो सकता है पानी के मामले में। स्कैरसिटी मतलब कमी आ जाना। The moment we speak for water shortages, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. अब जैसे ही हम बात करते हैं वाटर शॉर्टेज की कि भाई पानी की कमी आ गई है, तो हम नॉर्मली इस चीज को उन इलाकों से जोड़ देते हैं जहां पे या तो कम रेनफॉल होती है, जहां पे बारिश बहुत कम होती है, या फिर जो एरियाज ड्रॉट प्रोन है, मतलब कि जहां सूखा पड़ने की जो कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम पानी की कमी की बात करना शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में पहले ये दो एरियाज आते हैं जहां या तो बारिश बहुत कम होती हो या जहां पे फ्रीक्वेंटली ड्रॉट मतलब कि सूखा आता हो। We instantaneously visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas, earthen pots used for collecting and storing water and traveling long distances to get water. अब जैसे ही हम शॉर्टेजेस की बात करते हैं, वाटर शॉर्टेज की, तो हमारे अंदर क्या आता है हमारे दिमाग में कि बहुत मतलब बड़े बड़े जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, राजस्थान के जैसे डेजर्ट्स हैं, वो इलाके हमारे दिमाग में आने लगते हैं। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में उन औरतों की इमेजेस आने लगती हैं जो कि अपने सर पे काफी सारे मटके लेके पानी भर रही हैं और अपने आप को बैलेंस कर रही हैं, है ना। तो हमारे दिमाग में कैसी औरतें आती हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, ताकि वो पानी भर सके, और उनके सर पे बहुत सारे मटके हैं पानी से भरे हुए जिनको बैलेंस करके वो ले जा रही हैं। तो इस तरीके की नॉर्मली हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस आती हैं जब भी हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं। True, the availability of water resources varies over space and time. अब ये जो availability of water है, मतलब कि पानी कहाँ पर कितना मिलेगा, ये चीज बहुत ज्यादा वेरी करती है, चेंज करती है टाइम एंड प्लेस पे। मतलब कि अलग अलग टाइम पे हमें पानी की अवेलेबिलिटी अलग दिखेगी। मान लो 10 साल पहले हमारे यहाँ पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल था, बहुत अच्छे से हमें पानी मिलता था, बट अभी हमारे पास ज्यादा पानी नहीं है। तो सेम जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी चेंज हो सकती है टाइम की वजह से। मतलब जगह सेम है, एरिया सेम है, बट 10 साल पहले यहाँ पानी था बट आज यहाँ पानी नहीं है, तो पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो चेंज करती है। इसी तरीके से अगर हम स्पेस की बात करें तो मान लो ये एक जगह है ए और ये एक जगह है बी, टाइम सेम है, साल 2024 है, ठीक है, टाइम सेम है, बट अलग अलग जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी अलग होगी। ये जगह मान लो बहुत अच्छी है पानी के मामले में, यहाँ पे पानी बहुत आसानी से मिलता है, वही ये जो जगह है बी, यहाँ पे सेम टाइम पे पानी की कमी हो रही है। तो जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो ओवर टाइम एंड ओवर स्पेस, मतलब कि ओवर प्लेस, आप ऐसा समझ लो, एक जगह से दूसरी जगह पे बदलेगा, एक टाइम से दूसरे टाइम पे पानी की अवेलेबिलिटी बदलेगी। मतलब कि हर जगह हर टाइम पे पानी सेम उपलब्ध नहीं है, मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। और ऐसा क्यों है, क्यों अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे हमें पानी की अवेलेबिलिटी अलग दिखती है? क्योंकि अलग अलग जगह पे वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, और हर एक जगह एक जैसी प्रेसिपिटेशन रिसीव नहीं करती। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, मान लो बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहीं दूसरी ऐसी जगह है जहां ज्यादा बारिश नहीं होती। तो ये जो सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन है, क्योंकि अलग अलग जगह पे ये चीज बदलती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग मात्रा में बारिश होती है, इसीलिए अलग अलग टाइम पे और अलग अलग जगह पे हमें जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो भी अलग दिखेगी। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि अलग जगहों पे पानी की अवेलेबिलिटी क्यों अलग होती है, क्यों इस जगह पे ज्यादा पानी है और बी जगह पे पानी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए जगह
जो है वो ज्यादा प्रेसिपिटेशन रिसीव कर रही है और बी नहीं कर रही इतनी ज्यादा। बट वाटर स्कैरसिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। बट ज्यादातर केसेस में ये देखने मिला है कि जो वाटर स्कैरसिटी है वो किस लिए हो रही है, वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हो रही है। अब पानी को हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेवल पे यूज कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं और उसको पल्यूट कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि पानी जो है यूज करने लायक ज्यादा नहीं बच रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, इसके अंदर हमें पता है कि पानी जो है ग्राउंड वाटर मिलता है। अब मान लो यहां तक पानी है और ये जो पानी है वो रिचार्ज होता है। रिचार्ज कैसे होता है कि जो बारिश का पानी, यहाँ पे जो बारिश पड़ी, बारिश का जो पानी है वो जमीन पे पड़ेगा और धीरे धीरे करके जमीन जो है सोख लेगी और उस पानी को सोख के वो यहाँ नीचे रिजर्वायर में, ये जो नीचे रहता है जमीन के अंदर, यहाँ पे उसे स्टोर कर लेगी। इस तरीके से वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज होगी, पानी जो है जमीन के अंदर आता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने नल लगा रखे हैं, ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं और जिससे कि हम खेती करने के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इस पानी को निकाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि ये जो रेट है, हमारे पानी निकालने का रेट है वो बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा तेजी से पानी निकाल रहे हैं। वहीं ये जो पानी रिचार्ज होने का रेट है वो बहुत स्लो है, ठीक है। अब होगा क्या कि क्योंकि हम बहुत ज्यादा तेजी से पानी निकालते जा रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये जो पूरा पानी है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पानी रिचार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी के रिचार्ज होने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे जमीन के नीचे पानी बहुत कम बचेगा या बचेगा ही नहीं और हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत से ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे पॉल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, मतलब कि हमें जहां पे जरूरत नहीं है ना, हम वहां पे भी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आजकल घरों में क्या होता है कि झाड़ू लगाने की बजाय या सफाई करने की बजाय हाथ से लोग क्या करते हैं, पानी छिड़क देते हैं, पानी के प्रेशर से सफाई करते हैं कि हाथ ना लगाना पड़े, झाड़ू ना लगानी पड़े, और उससे क्या होता है कि पानी से वो गंदगी को हटा देते हैं। अब सेम काम कम पानी के साथ झाड़ू या पोछा लगा के किया जा सकता है, बट लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अनइक्वल एक्सेस, अनइक्वल एक्सेस मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पानी बहुत इजीली अवेलेबल है, अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। वहीं दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि पानी को एक्सेस नहीं कर सकते, जिनके पास इतने साधन नहीं है कि वो पानी यूज कर पाए। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है जिसके पास पैसा है, अब उसने क्या हुआ है, उसने नल लगवा रखा है अपने घर में प्रॉपर, ठीक है, अब वो नल की मदद से पानी यूज कर लेता है जितना उसको जरूरत होती है। बट वहीं दूसरा पर्सन है, उसके पास पैसा नहीं है और वो नल भी नहीं लगवा पाया, तो अनइक्वल एक्सेस हो गई कि वो जो पर्सन है, जो ये गरीब पर्सन है, वो पानी एक्सेस नहीं कर पाया, वो पानी तक पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है। तो अनइक्वल एक्सेस है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इजीली पानी को ले सकते हैं, पानी को वो यूज कर सकते हैं, वहीं दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि इतने आसानी से पानी को एक्सेस नहीं कर सकते। वेयर इज देन वाटर स्कैरसिटी लाइकली टू अकर। अब हमने दो चीजें पढ़ी, हमने जब चीजें शुरुआत में डिस्कस किया कि किस तरीके से जब भी हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कम बारिश वाला इलाका, डेजर्ट वाला इलाका, ये सारी चीजें आती हैं, ऐसी चीजें आती हैं जहां बारिश बहुत कम होती है। तो जो कि बात सही है, बट फिर हमने देखा कि ज्यादातर केसेस जहां पे वाटर शॉर्टेज हुई है, जहां वाटर स्कैरसिटी हुई है, वहां ये देखने मिला है कि वहां मान लो पानी की कमी नहीं है, वहां बारिश आ रही है, वहां प्रॉपर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वहां प्रेसिपिटेशन की कमी नहीं है, बट फिर भी वहां वाटर शॉर्टेज है। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिपिटेशन ही ऐसी चीज नहीं है जो कि वाटर स्कैरसिटी को बढ़ावा देती है। इसके अलावा एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस, ये सारी चीजें मिलके भी वाटर स्कैरसिटी को अंजाम देती हैं। तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, मान लो हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई लो प्रेसिपिटेशन की वजह से वाटर स्कैरसिटी आ रही है या फिर ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। तो वही सवाल है कि आखिरकार स्कैरसिटी आ क्यों रही है, क्यों हो रही है स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी कैसे आ रही है? As you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater. अब ये चीज हमें पता है कि जो वाटर है वो क्या होता है, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की मदद से रिन्यू हो जाता है, वापस से क्या होता है, रिन्यू हो जाता है। और जो भी ये फ्रेश वाटर होता है उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम कैसे ले सकते हैं? प्रेसिपिटेशन की मदद से, जो बारिश हो रही है, सरफेस रन ऑफ मतलब कि जो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो पानी बह रहा है नदियों में, है ना, तालाबों में, वहां से हम पानी ले सकते हैं, और ग्राउंड वाटर से हम पानी ले सकते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो मतलब कि वैसे तो इस पूरी धरती पे पानी है और
वो जो पानी है उसका ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जो कि हम यूज नहीं कर सकते, कुछ ही ऐसा हिस्सा है जो कि फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। बट वो जो फ्रेश वाटर है वो पूरा फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है यूज करने के लिए। बहुत सारा ऐसा फ्रेश वाटर है जो कि ग्लेशियर्स की फॉर्म में पहाड़ों पर है, बहुत सारा ऐसा फ्रेश वाटर है जो कि ऐसा है जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। मतलब कि हमारे यूज करने लायक जो वाटर है ये, या वो फ्रेश वाटर भी जिसे हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं, वो हम कहां कहां से कर सकते हैं? नदियों की मदद से, जो बारिश हमें मिल रही है उससे हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्राउंड वाटर। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम डायरेक्टली फ्रेश वाटर यूज कर सकते हैं। Is it possible that an area or region may have ample water resource but is still facing water scarcity? तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एरिया जहां पे वाटर रिसोर्सेज तो अच्छे खासे हैं, जहां पे नदी भी अच्छी है, तालाब भी है, जहां पे ग्राउंड वाटर भी अच्छा है, बट उसके बावजूद भी वो एरिया वाटर स्कैरसिटी फेस कर रहा है? कैसा हो सकता है? यस, मेनी ऑफ आवर सिटीज आर सच एग्जाम्पल। बहुत सारी ऐसी हमारी सिटीज हैं, हमारे देश के ऐसे शहर हैं जहां पे सेम चीज है। वहां पे वाटर रिसोर्सेज तो हैं, वहां पे पानी की वैसे अवेलेबिलिटी है, बट फिर भी वहां पे वाटर शॉर्टेज है, वहां पे वाटर स्कैरसिटी है। Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demands for water and unequal access to it. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो वाटर स्कैरसिटी है वो किस वजह से भी आ सकती है? ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से। एक टाइम पे मान लो अब एक घर में एक ग्लास पानी है, या चलो एक बाल्टी पानी है, ठीक है, एक घर में एक बाल्टी पानी है और इस घर में सिर्फ एक ही पर्सन रहता है। अब इस एक पर्सन के लिए ये एक बाल्टी पानी पर्याप्त है, मतलब कि ये जो पर्सन है ये इस एक बाल्टी को आराम से यूज कर सकता है। इसको एक दिन में एक बाल्टी है इसके पास पानी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इजीली इस पानी का इस्तेमाल कर सकता है। बट मान लो अब इस एक पर्सन के साथ एक और पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, ये अपने फ्रेंड को अपने घर में ले आया, बट अब इनके घर में बाल्टी तो एक ही है और एक ही, मतलब एक ही बाल्टी पानी है। तो अब इन दोनों को दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? ये जो पर्सन है, पहला जो पर्सन है, ये ए पर्सन जो है, इसका पूरा जो काम है वो एक बाल्टी पानी से चलता था। अगर एक बाल्टी पानी से कम होगा तो इसकी जरूरतें सही से नहीं पूरी हो पाएंगी। अब क्या हुआ, ये बी पर्सन आ गया और अब ये बी पर्सन भी सेम ही पानी यूज कर रहा है, मतलब कि इन दोनों के बीच में अब एक बाल्टी पानी है। इसका मतलब कि अब दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ आधी आधी बाल्टी पानी पड़ेगा और इस आधी बाल्टी में इन दोनों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब दिक्कत ये पानी नहीं है, दिक्कत ये एक बाल्टी पानी नहीं है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये बढ़ते हुए लोग हैं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। भाई पहले तो एक आदमी था, वो तो बड़े आराम से पानी को यूज कर रहा था, सेम एक बाल्टी पानी को वो सही से इस्तेमाल कर ले रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट जैसे ही एक और पर्सन बढ़ गया घर में, वैसे ही क्या हुआ, पानी की दिक्कत आने लगी। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है पानी की। अब एक पर्सन और बढ़ गया तो वो पानी भी पिएगा, खाना भी यूज करेगा, खाने में क्या होता है, पानी का इस्तेमाल होता है, और वो अपने कपड़े भी धोएगा, खुद भी नहाएगा, तो सारा पानी का इस्तेमाल करेगा ही वो। तो जैसे ही एक और पर्सन आया वैसे ही डिमांड बढ़ गई पानी की, बट पानी उतना अवेलेबल नहीं है। पानी तो मतलब जो रिसोर्सेज हैं उतने ही हैं, उनको हम कहाँ से बढ़ा देंगे? ठीक है, नदी उतनी ही है, नदी में और पानी हम खुद से कहाँ से ला देंगे? तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से क्या आ रहा है, वाटर स्कैरसिटी हो रही है, अनइक्वल एक्सेस है। भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पानी को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। मान लो ये कुआं है, ठीक है, ये एक कुआं है गांव में, और इस गांव में जो कुआं है इसको सिर्फ कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा रूल बनाया हुआ है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं वही इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अमीर लोगों के लिए तो वाटर स्कैरसिटी नहीं है, वो तो इस कुएं में से बड़े आराम से पानी निकाल लेते हैं। बट जो यहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को मना किया है कि नहीं, तुम यहाँ पे इस कुएं में से पानी नहीं निकाल सकते। ये जो पर्टिकुलर आदमी है, इसको क्या कहा कि नहीं, तुम इस कुएं में से पानी नहीं निकाल सकते और ना ही तुम कोई नल लगा सकते, ठीक है, ऐसा बोल दिया। अब ये जो पर्सन है इसको एक्सेस नहीं है, इसको पानी तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या हो रहा है कि इस पर्सन को पानी की एक्सेस नहीं है, ये पानी तक पहुंच नहीं पा रहा, पानी को यूज नहीं कर पा रहा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो पर्सन है यहाँ पे ये वाटर स्कैरसिटी को फेस कर रहा है। इसके लिए तो पानी की दिक्कत है, इसके लिए तो पानी की कमी है, ठीक है। A large population requires more water not only for domestic use but also to produce more food. अब जब ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ घर के कामों के लिए ही पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बल्कि खाना उगाने के लिए भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मतलब कि जैसे हमने दो लोगों का एग्जाम्पल लिया कि ये जो दो पर्सन है, पहले ये ए पर्सन था घर में और वो बी को ले आया। अब ये जो बी है इसके घर के काम तो होंगे ही, भाई नहाना धोना है, कपड़े जो है वो धोने हैं, ये सारी चीजों में तो ये पानी लगेगा ही लगेगा। बट इसके साथ साथ ये जो खाना खाएगा
वो खाना जिससे उगेगा उसमें भी तो पानी लगता है ना। मतलब कि अब एग्जाम्पल के तौर पे ये जो पर्सन है घर में, मान लो पूरा देश है, ठीक है, घर नहीं देश मान लेते हैं, ये पूरा एक आदमी ही था पहले इस देश में, अब एक और आ गया, ठीक है, पहले इस देश में सिर्फ ये ए था, अब ये बी भी आ गया। तो पहले ए के लिए जो एक बाल्टी पानी था वो सफिशिएंट था सारे काम करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ए को सिर्फ और सिर्फ 1 kg गेहूं की जरूरत पड़ती थी अपना पेट भरने के लिए। तो ये अपनी एक छोटी सी प्लॉट ऑफ लैंड थी इसके पास, इस जमीन पे खेती करता था और अच्छे से क्या करता था, अपना पेट भरता था। बट अब क्योंकि ये बी भी आ गया, इस बी को भी अब 1 kg और गेहूं की जरूरत है, बट जमीन तो हमारे पास फिक्स है, जमीन फिक्स है। तो क्या होगा कि अब इस जमीन के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। अब ए जो है वो कोशिश करेगा कि भाई सेम जमीन से वो क्या करे और ज्यादा खाना उगाए, सेम ही जमीन पे अब वो 1 kg की जगह 2 kg जो है वो अनाज उगाए, जिससे कि इन दोनों का पेट भर जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर 1 kg रहेगा तो इसके पास ए के पास आधा kg आएगा और बी के पास आधा kg आएगा और दोनों ही भूखे मर जाएंगे। तो अब ए क्या सोचेगा कि भाई मेरे पास जो जमीन है मैं उस पर क्या करता हूँ, अब कोशिश करता हूँ 2 kg उगे। अब ज्यादा अगर अनाज उगाना है तो उसके लिए क्या लगेगा, ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड और ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब कि ज्यादा फसल उगाने के लिए ज्यादा जो खाने की डिमांड है, बढ़ती पॉपुलेशन है, बढ़ती पॉपुलेशन क्या करेगी, ज्यादा पानी की जरूरत पानी की डिमांड करेगी, ज्यादा खाने की डिमांड करेगी। और वो जो खाना है वो उगेगा कैसे, वो जमीन से उगेगा, पानी के थ्रू उगेगा, उसे पानी देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी की जो जरूरत है, उस पानी की जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। पानी जो है अब वो फसल उगाने के लिए और ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा, ठीक है। तो बढ़ती पॉपुलेशन से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाउस कंजम्पशन के लिए ही, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए ही नहीं बल्कि फूड प्रोडक्शन के लिए भी, ये जो खेती करनी है इसमें भी ज्यादा पानी की जरूरत हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas for drier season agriculture. तो हो क्या रहा है कि इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए, ज्यादा फूड ग्रेन उगाने के लिए क्या हो रहा है कि वाटर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अब उन जगहों पे, उन इलाकों में भी खेती की जा रही है जहां पे कि सूखा है। सूखा इलाका होगा तो वहां पे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई ऐसी जमीन है जो कि फर्टाइल है, जिसमें मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो वहां पे बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, वहां पे कम पानी से भी खेती हो जाएगी। बट अगर ज्यादा जमीन है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, मतलब कोई ऐसी जमीन है जो कि सूखी है और ज्यादा खाना उगाना है, तो अब इस सूखी जमीन को प्रोडक्शन के लिए यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा पानी देने की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जाम्पल पे अगर हम वापस जाए और उसमें तो थोड़ा सा चेंज करें, मैंने बोला था ए जो है उसके पास ये जमीन है और ये जमीन फिक्स्ड है। अब जमीन तो फिक्स है, मान लो पहले ए जो है इस पूरी जमीन पे खेती नहीं कर रहा था। ये जो पूरी जमीन है ए के पास, ए इस पे खेती नहीं कर रहा था, इसका आधा हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है एक की जमीन का वो अच्छा था, वो फर्टाइल था। बट ये वाला जो एरिया है, इस तरफ वाला एरिया, ये एरिया जो है सूखा था, ये जमीन अच्छी नहीं थी, बंजर सी जमीन थी, ठीक है। तो पहले ए क्या कर रहा था, वो इस वाली जमीन पे, ये लेफ्ट वाली जमीन पे खेती कर रहा था। बट अब जैसे ही बी आया तो बी के साथ ए को क्या लगा कि भाई ज्यादा खाने की जरूरत है, मतलब ज्यादा अनाज उगाना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, चलो मेरा जो ये राइट तरफ वाला जमीन का टुकड़ा है जो थोड़ा बंजर है, इसको भी अब मैं यूज कर लेता हूं। अब जब वो इस जमीन को यूज करेगा तो भी क्या होगा, तो भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। भले ही वो सेम जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करे, उसमें भी अगर हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स होते हैं अगर उनका इस्तेमाल करेगा तो और ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर वो किसी सूखी जमीन पे खेती करने की कोशिश करेगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूखी जमीन अच्छे से खेती नहीं देगी, अच्छी फसल नहीं देगी जब तक कि उसको पर्याप्त पानी ना मिले। सो क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जमीन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, पानी की जो डिमांड है वो बढ़ गई, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई, फूड ग्रेन की डिमांड को, बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ गई। इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। अब ये जो खेती में हम जो पानी देते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बड़ा कंज्यूमर है वाटर का। मतलब हमारे देश में जितना भी पानी है वो सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पे यूज हो रहा है, खेती में यूज हो रहा है। Now it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought resistant crop and dry farming
फार्मिंग टेक्निक्स। इसीलिए अब जरूरत क्या है कि भाई हम इस तरीके से अपने एग्रीकल्चर में चेंजेस लाएं, रेवोल्यूशनाइज करें, जिससे कि हम ऐसी क्रॉप्स बना सकें जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो सूखे में भी अच्छी उपज दे दें, अच्छी प्रोडक्शन दे दें, मतलब ऐसी फसल जहां पे कम पानी दें और फसल अच्छी हो जाए, ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, तो हमें ऐसी फसल उगानी पड़ेगी। हमें ऐसी टेक्निक्स, ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे क्रॉप्स में जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस हो। इसके साथ साथ ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि सूखे जगह पे भी हमें फसल सही से लाके दे दे। जैसे आपने ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना होगा। ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, ऐसे पाइप लगा देते हैं। मान लो ये फसल है, ये फसल है, यहाँ पे ये पौधे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनके साइड में ना, इनकी जड़ों के पास ये पानी लगा दिया, और इन पानियों में ना यहाँ पे ये जो पाइप है, यहाँ पे छोटे छोटे छेद है यहाँ पे इस पौधे की जड़ के पास। अब इन छेदों से क्या होगा, ड्रॉप 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 करके यहाँ पे इस जड़ के पास पानी गिरता जाएगा। इससे क्या होगा कि इस जड़ को डायरेक्टली पानी मिलेगा, और जितना पानी यहाँ पे चाहिए उतना पानी यूज होगा। बहुत एक्स्ट्रा इरिगेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, कम पानी में भी यहाँ पे फसल उग जाएगी। तो कुछ इस तरीके की टेक्निक्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। You may have seen in many televisions advertisements that most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce। अब आपने हो सकता है बहुत सारी जो टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आती हैं उनमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास खुद के कुएं हैं, मतलब उनके पास ट्यूब वेल्स हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो जमीन से पानी निकाल लेते हैं। उन्होंने कुएं खुदवाए हुए हैं जिससे कि वो अपनी फसल को अच्छे से पानी दे सके और उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन? बट क्या आपने कभी भी सोचा है कि इस चीज की वजह से कितना बड़ा असर पड़ सकता है, इसका क्या नतीजा हो सकता है? मतलब कि लोगों के खेत में ट्यूबवेल होना, उनके खुद के, हर एक पर्सन के पास उसके अपने कुएं होना, इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दैट इट में लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। इसकी वजह से जो पानी का स्तर है, जमीन में जो पानी का स्तर है, वो तेजी से नीचे गिर सकता है। एडवर्सिटी अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। इसकी वजह से क्या होगा, एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी। जैसे ही पानी नीचे जाएगा, जैसे ही ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, पानी की कमी आने लगेगी, और जो लोग हैं उनके पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। और जब पीने के लिए पानी नहीं है तो क्या होगा, जो फसल है उसके लिए भी पानी नहीं हो पाएगा। मतलब कि पूरा तो ये तो ग्राउंड वाटर का पानी सारा नीचे चला गया ना, ये जो जमीन के अंदर जितना पानी था वो सब खत्म हो गया। पहले लोग अपनी फसल को कैसे पानी दे रहे थे, इस ग्राउंड वाटर की मदद से ही पानी दे रहे थे, बट अब ये ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। मतलब कि अब ना लोगों के पास पीने के लिए पानी है, ना खाना उगाने के लिए पानी है। तो पानी जो है उसकी वजह से क्या होगा, लोग जो है बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, फूड सिक्योरिटी इफेक्ट होगी, मतलब खाना ही नहीं बचेगा। क्योंकि खाना कैसे उग रहा है, पानी की वजह से। पानी नहीं तो खाना भी नहीं बन पाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, मतलब हमारी आजादी के बाद इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, जो सिटीज हैं वो डेवलप होने लग गई, क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई कि भाई हम काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस आर एज commonplace as the industrial units of many MNCs, multinational corporations। अब आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो MNCs हैं वो अलग अलग जगहों पे फैली हुई हैं, और हर एक जगह पे वो कैसे एक इंडस्ट्रियल हाउस की तरह काम कर रही हैं। मतलब कि ये जो MNCs हैं इन्होंने अलग अलग जगह पे अपना सेटअप कर लिया है, इंडस्ट्रियल हाउसेस वहां पे सेटअप कर लिए, अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह वहां पे लगा दी हैं। एमएनसीज कैसी कंपनियां होती हैं, इन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। मतलब कि जो एक से ज्यादा देश में ऑपरेट करती हैं, जो बहुत सारे देशों में ऑपरेट करती हैं, ठीक है। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब क्योंकि ये लगातार जो इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह से हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं इस पे अब और ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा है। Industries, apart from being heavy users of water, also require power to run them। अब इंडस्ट्रीज में क्या है, जैसा कि हमने केस पढ़ा था यहाँ पे, जब हमने बच्चों की ये जो कन्वर्सेशन पढ़ी थी चैप्टर के शुरुआत में, उसमें हमने देखा था, जो पिंकी है वो बताती है कि उसके फादर की फैक्ट्री में क्या होता है, वहां पे मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी यूज होता है। मतलब कि फैक्ट्रीज में बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग कामों के लिए पानी यूज होता है। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल करती हैं। इसके साथ साथ
फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होती है, पावर की भी जरूरत होती है. मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. मतलब कि उन फैक्ट्रीज में जो बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वो बिजली भी कैसे आ रही है, पानी की वजह से आ रही है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि ऐसी बिजली जिसको कि पानी के मूवमेंट की मदद से बनाया गया है. जैसे कि डैम्स वगैरह में क्या होता है, डैम्स में आपने देखा होगा, डैम्स में क्या करते हैं, इस तरीके से ये मान लो ये डैम्स बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे टरबाइन लगे होते हैं यहाँ पे. अब ये क्या होता है, जैसे ही ऊपर से यहाँ पानी गिरेगा इन टरबाइंस के ऊपर, ये टरबाइंस घूमेंगे और यहाँ पे जो बिजली है वो प्रोड्यूस होगी. तो ये जो पानी के मदद से, पानी का ये जो मोशन है, पानी का बहाव के इस्तेमाल से जो बिजली प्रोड्यूस होती है, जो बिजली बनती है, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं. अभी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या हो रहा है, इससे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हो रहा है. तो मतलब कि ये जो फैक्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली पानी को यूज कर रही हैं, इसके साथ साथ इनडायरेक्टली भी पानी को वो यूज कर रही हैं, वो बिजली का इस्तेमाल करके इनडायरेक्टली पानी का इस्तेमाल कर रही हैं. मतलब ये फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा हद तक पानी पे डिपेंड कर रही हैं. Today in India, hydroelectric power contributes approximately 22% of the total electricity produced. अब इंडिया में जितनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस टोटल का 22% ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब कि वो पानी की मदद से बनाई जा रही है. Moreover, multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have not only added to water and energy requirements but have further aggravated the problem. और अब क्या हो रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा अर्बन सेंटर्स आ रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं. अब जो गांव हैं वो भी शहर बन रहे हैं, है ना, नई नई सिटीज जो हैं वो बढ़ रही हैं. इसके साथ साथ डेंस पॉपुलेशन हो रही है, बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है. और एक छोटे से शहर में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग रह रहे हैं, जरूरत से ज्यादा मात्रा में लोग रह रहे हैं. ठीक है, इसके साथ साथ अर्बन लाइफस्टाइल, भाई जीने का तरीका जो है अब हमारा ऐसा हो गया है कि हम जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. पानी की जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी हम उसको फालतू में बर्बाद कर रहे हैं. इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी की दिक्कत है अब वो और ज्यादा बढ़ रही है. फर्दर एग्रावेटेड मतलब कि उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है. जो पानी की प्रॉब्लम है, पानी की स्कैरसिटी है, उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है इन सारी चीजों की वजह से कि भाई डेंस पॉपुलेशन है, अर्बन लाइफस्टाइल है और अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं, इनकी वजह से ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ रही है. If you look into housing societies or colonies in the cities, you would find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs. अब अगर आप बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह में देखोगे तो क्या होता है कि वहां मान लो हर एक बिल्डिंग के नीचे उसका अपना ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस होती है. मतलब कि जैसे हर एक जो बिल्डिंग है उसके नीचे समरसीवर जो है वो लगा होगा, डिवाइस लगी होगी जो कि पानी को जमीन से निकालेगा और उस पूरी बिल्डिंग के पानी की जरूरत को पूरा करेगा. अब देखो जब एक घर में ही कितने पानी की जरूरत होती है, अब सोचो पूरी बिल्डिंग के लिए पानी कहां से निकाला जा रहा है. पूरी बिल्डिंग की जरूरत के लिए जो पानी है वो जमीन से ही निकाला जा रहा है. नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion in several of these cities. और जाहिर सी बात है जब इस इतने बुरे तरीके से पानी का इस्तेमाल हो रहा है, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो वाटर है अब वो खत्म हो रहा है. बहुत सारी सिटीज में जो वाटर लेवल है बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, पानी का जो स्तर है वो कम हो चुका है. So far we have focused on the quantitative aspect of water scarcity. So अभी तक हमने क्या बात की, किस तरीके से अगर पानी क्वांटिटी में कम हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो गया, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है, मान लो पहले कुछ लीटर था, मान लो 1000 लीटर था एग्जाम्पल के तौर पे, कि पहले ग्राउंड वाटर जो है 1000 लीटर था, बट घटते घटते अब वो सिर्फ 100 लीटर पानी बचा है. तो ये क्वांटिटी की हमने बात की. Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffers from water scarcity. अब हम उस कंडीशन की बात करते हैं, उस सिचुएशन की बात करते हैं जहां पे पानी क्वांटिटी में तो अवेलेबल है, क्वांटिटी वाइज तो पानी इतना है कि वो लोगों की जरूरत को पूरा कर सके, बट फिर भी वहां पे लोग जो है वो वाटर स्कैरसिटी को फेस कर रहे हैं. द स्कैरसिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर. अब यहाँ पे स्कैरसिटी जो है किस वजह से हो सकती है, पानी की गंदी क्वालिटी की वजह से. Lately there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture. तो क्या हो रहा है कि अभी पिछले कुछ समय में हमें एक नई दिक्कत देखने मिली है कि भाई ऐसी जगहें जहां पे पानी पर्याप्त मात्रा में है
लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि पानी की दिक्कत आ रही है, क्योंकि उस जगह पे पानी पोल्यूट हो सकता है, पानी प्रदूषित हो सकता है हमारे डोमेस्टिक यूज की वजह से। जैसे हम वॉशरूम्स वगैरह में पानी यूज करते हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये सारी चीज के लिए हम पानी यूज कर रहे हैं। वो पानी कहाँ जा रहा है? गटर में जा रहा है, नाली में जा रहा है, और उस नाली से वो कहाँ जा रहा है? नदियों में जा रहा है। तो पानी क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा केमिकल्स और बहुत बड़े लेवल पे जो पानी यूज हो रहा है, उसकी वजह से जो वाटर बॉडीज हैं वो भी पोल्यूट होती हैं। तो अगेन पानी जो है वो गंदा हो रहा है। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, खेती में जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, इन सब की वजह से भी पानी जो है वो गंदा हो रहा है। जैसे हम खेतों में फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, पानी के साथ वो जो फर्टिलाइजर है वो जमीन में नीचे रिस जाता है। ठीक है, मान लो ये जमीन है, यहाँ पे हम खेती कर रहे थे, इस पे फर्टिलाइजर वगैरह डाला। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फर्टिलाइजर है वो जमीन में जो पानी है इसके साथ मिलकर धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा। फर्टिलाइजर पानी के साथ ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा, और ये जो केमिकल है, फर्टिलाइजर है, ये इस ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देगा। तो इस तरीके से इनकी वजह से भी पानी जो है पोल्यूट हो रहा है। अब जैसे आपने यमुना देखा होगा, अब यमुना का पानी जो है वैसे तो हिमालय से ही रहा है। अब जब आप शुरू में देखोगे तो पानी एकदम साफ है, बट धीरे धीरे करके दिल्ली के बाद या दिल्ली पहुंचने पे पानी क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा गंदा हो जा रहा है। अब यमुना का पानी ऐसा है जो कि एकदम, मतलब यमुना की शक्ल ही एकदम नाले जैसी हो गई है, कि ऐसा लगता है जैसे कोई नाला है। इतनी बुरी हालत हमने पानी की कर दी है। तो ये क्या हो रहा है? पानी का पोल्यूशन हो रहा है। वाटर रिसोर्स तो है, नदी तो है अपने पास, अगर वो पानी साफ हो तो हम बहुत बढ़िया तरीके से उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्या हो गया कि ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इन सब की वजह से क्या हुआ? वो पानी गंदा हो गया, thus making it hazardous for human use। तो ये जो एग्रीकल्चर वगैरह या ये जो केमिकल वगैरह की वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है, अब वो पानी ऐसा हो गया है जिसको कि हम यूज नहीं कर सकते, पॉल्यूट हो गया है। Government of India has accorded highest priority to improve the quality of life and enhances ease of living of people, especially those living in rural areas, by announcing the Jal Jeevan Mission। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने हमारे लोगों की लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने पे काफी ज्यादा जोर दिया है, कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोगों की लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो, लोग जो है वो सही तरीके से जी पाए। और इसीलिए स्पेशली रूरल एरियाज में लोगों की लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए जल जीवन मिशन जो है वो लाया गया है, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा तो लोगों की क्वालिटी जो है लाइफ की वो बहुत बेकार होगी। तो इसीलिए जल जीवन मिशन लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोगों की लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो पाए, तो ताकि लोग आसानी से जी पाए, थोड़ा इजीली जी पाए। The goal of Jal Jeevan Mission is to enable every rural household get assured supply of potable piped water at a service level of 55 liters per capita per day on long term basis by ensuring functionality of the tap water connections। तो ये जल जीवन मिशन जो है ये क्या इंश्योर करता है? ये कोशिश कर रहा है कि भाई जो हमारे देश में हर एक रूरल हाउसहोल्ड है, गांव में जो घर है, वहां तक पोर्टेबल पाइप्ड वाटर, पोर्टेबल मतलब ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं, पीने लायक पानी पाइप के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए। और कितनी क्वांटिटी में पहुंचा जाए कि मतलब ऑन एन एवरेज लगभग 55 लीटर पर कैपिटा पानी जो है पर डे के हिसाब से, मतलब एक इंसान के हिसाब से एक दिन में 55 लीटर पानी इन पाइप्स के थ्रू, अच्छा पानी, पोर्टेबल पानी लोगों तक पहुंचाया जाए। और वो भी एक और दो दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे टाइम के लिए ऐसा किया जाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट जल जीवन मिशन के थ्रू क्या कोशिश कर रही है कि भाई जो गांव वाले इलाके हैं वहां तक पाइप्स वगैरह के थ्रू पोर्टेबल वाटर मतलब पीने लायक पानी आसानी से पहुंचाया जा सके। अब यहाँ पे इस सेक्शन में यही बताया हुआ है कि अब इंडिया के जो रिवर्स हैं, खासकर जो छोटे रिवर हैं, वो तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक स्ट्रीम्स बन चुके हैं, ऐसे एकदम नाले की तरह हो गए हैं, बहुत ज्यादा गंदा उनमें पानी हो गया है। और यहाँ तक कि बड़े जो रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, उनके भी हाल बुरा ही है, उनमें भी पानी साफ नहीं है। गंगा यमुना जैसी जो बड़ी नदियां हैं उनमें भी पानी साफ नहीं है। The assault on India's river from population growth, agriculture, modernization, urbanization, and industrialization is enormous and growing by the day. This entire life stands threatened। अब इंडिया के रिवर्स, इंडिया की जो नदियां हैं उनके ऊपर हम ये जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन, इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पानी है, ये जो नदियां हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ये पानी गंदा होता जा रहा है और हमारी जो लाइफ है खतरे में पड़ रही है। You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources। अब तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि भाई पानी को हम इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी की क्वांटिटी खराब हो रही है, मतलब जो पानी का स्तर है
पानी की अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो धीरे धीरे कम हो रही है और पानी की क्वालिटी भी खराब हो रही है। तो इस चीज की वजह से हमें क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम पानी को कंजर्व करें, उसको बचाएं, ताकि हम अपनी खुद की हेल्थ बचा पाएं। अगर गंदा पानी पिएंगे तो हमारी खुद की हेल्थ खराब होगी। अगर पानी नहीं बचेगा तो भाई खाना उग भी नहीं पाएगा, खेती भी नहीं हो पाएगी, तो हम भूखे मरेंगे। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमें जरूरत है कि हम पानी को कंजर्व करें। कंटिन्यूएशन ऑफ आर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आर नेचुरल इकोसिस्टम, ताकि हमारी जो जिंदगियां हैं वो कंटिन्यू होती रहे। अगर पानी खत्म हो जाएगा तो भाई इंसान भी खत्म हो जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे, ना खाने लायक बचेंगे ना पीने लायक। और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है भाई, जो बाकी सारी चीजें हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, है ना, हम कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, हम फोन वगैरह यूज कर रहे हैं, इन सब में भी क्या है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर पानी खत्म हो जाएगा तो हमारी ये जो लाइफ है इन सभी चीजों पे बहुत बुरे तरीके से डिपेंड करती है। अगर पानी खत्म हो जाएगा तो ये सारी एक्टिविटीज भी बंद हो जाएंगी, ये नहीं हो पाएंगी। तो इनके होने के लिए, ये सारी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, इनके होने के लिए भी जरूरी है कि हम पानी को कंजर्व करें और नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको डिग्रेड होने से भी बचाना है। अगर पानी पॉल्यूट होएगा तो पानी में जो होने वाले जानवर हैं, पौधे वगैरह हैं, वो भी खराब हो जाएंगे, वो भी खत्म होंगे और इकोसिस्टम जो है वो खराब होगा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल इम्पोवरिश दिस रिसोर्स। अब अगर हम पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते जाएंगे, उसको सही से मैनेज नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो रिसोर्स है वो इम्पोवर हो जाएगा। इम्पोवरिश मतलब कि उसकी क्वालिटी को बेकार कर देना, उसको खराब कर देना एक तरीके से। तो ये जो रिसोर्स है वो खराब हो जाएगा एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएगा। अगर पानी खराब होगा तो भाई लोग ही नहीं बचेंगे, जानवर पानी नहीं पी पाएंगे, हम लोग पानी नहीं पी पाएंगे। तो एक तरीके से पूरा ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स। तो हमारी जिंदगियों पर इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर हमने पानी को सही से कंजर्व नहीं किया।